इस मैप को देखें, इसमें यह है अमेरिका। तो अमेरिका का इतिहास देखें तो आपको पता ही होगा कि जब भी दुनिया का कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है या कुछ बोलता है या फिर अमेरिका की बात नहीं मानता, तब अमेरिका उस देश को बर्बाद कर देता है। या तो उस देश में सरकार बदलवा देता है या उस देश को गृह युद्ध में धकेल देता है या उसके साथ खुद युद्ध में उतरेगा या फिर उस देश पर वो अपना सबसे बड़ा हथियार सैंक्शंस लगा देगा। जैसे हैती, ये वेनेजुएला, ये लीबिया, ये इराक, ये सोवियत संघ, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, यमन और लेबनान जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के कारण आज बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो देश है वो है ईरान। तो अमेरिका ने ईरान को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। आज भी अमेरिका और इजराइल दोनों इसी कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके ईरान बर्बाद हो जाए, ये दुनिया के नक्शे से ही मिट जाए। लेकिन ईरान दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जो अमेरिका का दुश्मन होने के बावजूद भी न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि ईरान आज मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि जो अमेरिका दुनिया के किसी भी देश को बर्बाद कर देता है, वो ईरान को क्यों नहीं बर्बाद कर पाया? तो आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको ईरान इतना ताकतवर कैसे बन गया उसका पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि ईरान का इतिहास क्या है, कैसे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बने, उसके बाद अमेरिका ने किन किन तरीकों से ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की, फिर इजराइल कैसे ईरान के सामने खड़ा हुआ, अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान के साथ क्या कुछ किया है और उसके क्या परिणाम मिले हैं, फिर सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान कैसे उठ खड़ा हुआ और वो इतना ताकतवर कैसे बन गया, और वे कौन से देश है जो आज ईरान के साथ खड़े हैं और उसके अलग अलग कारण क्या है, और आज मौजूदा समय में ईरान की क्या स्थिति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो अभी मौजूदा समय की बात करें तो ईरान दुनिया से बिल्कुल अलग थलग देश है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों के ईरान के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ना कोई ईरान से ऑयल खरीदता है और ना ही कोई ईरान के साथ व्यापार करते हैं, सिर्फ कुछ देशों को छोड़कर। तो दुनिया के ज्यादातर देश ईरान को नजरअंदाज क्यों करते हैं? तो इसका कारण छिपा है ईरान के इतिहास में। इस मैप को देखें, इसमें ग्रीन कलर वाले सभी अरब देश है और यहाँ पर यह बड़ा सा देश था पर्शिया। तो पर्शिया के राजा पहलवी ने 1935 में अपने देश का नाम बदलकर ईरान रख दिया। तो उस समय ईरान में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये वो दौर था जब दुनिया को पता चला कि ईरान में ऑयल के भंडार मिले हैं। इस कारण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर राजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया और उनकी जगह पर उनका 21 साल का बेटा रेजा पहलवी ईरान का नया राजा बन गया। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो रेजा पहलवी था वो अमेरिका और ब्रिटेन का पपेट बन गया, यानी जैसा अमेरिका और ब्रिटेन कहते थे वैसा ही ये राजा करता था। इस कारण बाकी मुस्लिम देशों के कंपेयर में ईरान की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, क्योंकि ईरान धीरे धीरे यूरोप के देशों की तरह बन रहा था, एकदम आधुनिक और मॉडर्न देश। क्योंकि ईरान में बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू हुआ, महिलाओं को हर तरह की आज़ादी थी। जैसे ये उस समय तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इन्हें देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एक समय पर ईरान भी ऐसा आधुनिक देश रहा होगा, लेकिन ऐसा था। ईरान की महिलाएं यूरोपियन महिलाओं की तरह कपड़े पहनती थी और नौकरी करती थी और दुनिया की फैशन के साथ जिया करती थी। तो इस तरह से ईरान एक आधुनिक देश बन गया था उस दौर में, क्योंकि अब ईरान पर अमेरिका का हाथ था और जिस पर अमेरिका का हाथ हो उसकी किस्मत चमकती है। जैसे पहले जापान, फिर साउथ कोरिया, ताइवान और सऊदी अरब जैसे देशों को आप देख सकते हैं। खैर, तो 1948 तक ये सारे मुस्लिम देश बड़े ही सुकून से जी रहे थे। ऐसे में साल 1948 में यहाँ पर एक देश का निर्माण हुआ, इजराइल। अब इजराइल का निर्माण कैसे हुआ था उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है,
अब चाहे तो इसे देख लेना। तो जब इजराइल का निर्माण हुआ तब इन सारे अरब देशों ने इसका विरोध किया और इन्होंने इजराइल को एक देश मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जो ईरान था वो पहला ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक देश की मान्यता दी थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर इजराइल का निर्माण हो। अब अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है और अमेरिका और ईरान भी अच्छे मित्र थे, तो इस कारण से ईरान और इजराइल भी एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र बन गया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी थी। जैसे इजराइल को ईरान की जरूरत थी क्योंकि इनके आसपास के सारे अरब देश इजराइल के दुश्मन थे। इस कारण इजराइल को किसी ऐसे मुस्लिम देश की जरूरत थी जहां से उसे ऑयल भी मिल सके और उस देश के अमेरिका के साथ संबंध भी अच्छे हो। तो ईरान में ऐसा सब कुछ था जैसा इजराइल को जरूरत थी। ईरान के पास ऑयल था, एक मुस्लिम देश था और अमेरिका और ईरान एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र भी थे। इस कारण 1953 के बाद इजराइल और ईरान की मित्रता होनी शुरू हुई। दोनों देश एक दूसरे की काफी मदद करने लगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे। इजराइल ने अपना एक दूतावास भी ईरान में बनाया। इजराइल के सैन्य अधिकारी ईरान की सेना को ट्रेनिंग देते थे। इजराइल के पास जो आधुनिक फार्मिंग और टेक्नोलॉजी थी उसका भी ईरान को काफी फायदा हुआ था। इसके अलावा इजराइल हथियार निर्माण में काफी आगे बढ़ चुका था और दुनिया को अपने हथियार निर्यात भी करता था, जिसमें इजराइल के सबसे ज्यादा हथियार ईरान खरीदता था। सामने ईरान भी इजराइल को अपना ऑयल और गैस निर्यात करता था। यानी 1953 से 1978 तक दोनों ही देशों के संबंध काफी अच्छे और मजबूत थे। दूसरी ओर इजराइल और अरब देशों के बीच अभी तक जितने भी युद्ध हुए थे, 1948 का युद्ध, 1956 का युद्ध, फिर 6 दिन का ऐतिहासिक युद्ध और योम किपुर युद्ध, उसमें इजराइल ने यहाँ पैलेस्टाइन से यानी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से लाखों फिलिस्तीनी लोगों को भगा दिया था। तब भी ईरान इजराइल के साथ खड़ा रहा था, क्योंकि ईरान का राजा अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। पर दूसरी ओर ईरान के जो आम लोग थे उनको अपना राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में ईरानी आम जनता फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखती थी और समय समय पर ईरान के आम लोग फिलिस्तीनियों को अनाज और कपड़े जैसी जरूरी चीजों का दान भी कर रहे थे 1978 से पहले। लेकिन जब यह बात राजा को पता चली तो इन्होंने यह दान करने की प्रथा पर रोक लगा दी कि फिलिस्तीनी लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, वरना अमेरिका और इजराइल हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसे में रूहुल्लाह खुमैनी, जिनका ईरान में एक बहुत बड़ा नाम था, इन्होंने 1979 में क्रांति की। लगभग पूरा ईरान इनके साथ खड़ा हो गया। इस कारण ईरान का जो राजा था रेजा पहलवी, वो अमेरिका भाग गया इलाज का बहाना बनाकर। जिसके बाद 1979 में खुमैनी ने ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी। इसे ईरान की इस्लामिक क्रांति भी कहते हैं, जिस क्रांति के बाद ये खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गया, जो पश्चिमी विचारधारा यानी अमेरिका और यूरोप को नफरत करते थे। और सत्ता में आते ही इन्होंने एक बयान भी दिया था कि अमेरिका एक महान शैतान है और इजराइल एक छोटा शैतान है। यानी खुमैनी ने इजराइल के साथ जो भी रिश्ते थे ईरान के, वो सारे रिश्ते तोड़ दिए। इजराइल को एक देश मानने से भी मना कर दिया। इजराइल की जो एम्बेसी थी तेहरान में, उसे भी बंद करवा दिया गया और ईरान फिलिस्तीनी मुद्दे का भी समर्थन करने लगा। और इतना ही नहीं, खुमैनी ने बाकी मुस्लिम देशों को भी एकजुट करने की कोशिश की कि सभी मुस्लिम देश मिलकर फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक वापस दिलाए। तो जाहिर सी बात है इजराइल को यह पसंद नहीं आया होगा। इस कारण 1979 से ईरान और इजराइल के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई। दूसरी ओर ईरान के आम लोग राजधानी तेहरान में जो अमेरिकी दूतावास था, अमेरिकी एम्बेसी, उसमें घुस गए और अमेरिका के 52 अधिकारियों को बंदी बना लिया, जिसे ईरान होस्टेजेस क्राइसिस कहते हैं। और इसी घटना के बाद अमेरिका भी ईरान का दुश्मन बन गया। और अभी तक ईरान के हालात काफी अच्छे थे, लेकिन जब अमेरिका नाराज हुआ तो अमेरिका ने 1979 में ईरान पर सैंक्शंस यानी व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, ताकि ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। और ऐसा हुआ भी। ईरान की इकोनॉमी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी सैंक्शंस के बाद। दूसरी ओर ईरान ने 1985 के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन बनाया, ताकि लेबनान से इजराइल को निशाना बनाया जाए।
और जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आतंकवादी हमले करने शुरू किए तो इजराइल और अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और इस संगठन को ईरान मदद कर रहा था। इस कारण 1987 में अमेरिका ने ईरान पर थोड़े और सैंक्शंस लगा दिए, यह कहते हुए कि ईरान आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। इस कारण अभी तक ईरान की जो इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड थी वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि क्रांति से पहले ईरान की इकोनॉमी में 80% हिस्सा अकेले ऑयल का था। लेकिन सैंक्शंस के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, जिससे ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब जब क्रांति के बाद ईरानी संविधान के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों को समान अवसर और रोजगार दिलाए ताकि देश के लोग बेहतर जीवन जी सके। लेकिन समय बीतता जा रहा था और ईरान के आर्थिक भविष्य के सामने अभी भी कई बाधाएं थी। ऊपर से अगले 20 सालों में ईरान की आबादी लगभग डबल हो गई, जिसमें युवा आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी जो अभी भी खेतों में काम कर रही थी। लेकिन 1980 के दशक के बाद से खेती उत्पादन में भी लगातार गिरावट आ रही थी। ऊपर से 1980 से 1988 तक ईरान और इराक का युद्ध हुआ, जिसमें अनुमानित ईरान को $500 बिलियन का नुकसान हुआ। इस कारण 1990 के बाद ईरान को अपने लोगों के लिए दूसरे देशों से खाना इंपोर्ट करना पड़ा। गांव में रोजगार की कमी के कारण लोग शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन शहरों में भी कोई खास रोजगार था नहीं। दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो ईरान में थी, उसमें जिन लोगों को काम मिलता था उनके लिए जीवन आसान था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार था। इस कारण ईरान का गरीब और मध्यम वर्ग काफी निराश और लाचार हो गए थे। ये लोग चाहकर भी सरकार बदल नहीं सकते थे, क्योंकि ईरान में बस एक ही व्यक्ति का शासन था, सुप्रीम लीडर का। देश में विरोध करने वाली कोई पार्टी थी ही नहीं, तो देश के हालात के बारे में लोगों को कोई जानकारी मिलती नहीं थी। ऐसे में 1996 में अमेरिका ने ईरान पर ILSA पारित किया, जिसके तहत अमेरिका और उनके मित्र देशों की सभी कंपनियां ईरान छोड़कर दूसरे देशों में चली गई, जिससे ईरान में और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि अमेरिका के इस कानून से दुनिया की उन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ईरान में निवेश करने से और ईरान के साथ व्यापार करने से मना कर दिया, तो यह भी ईरान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। फिर शुरू हुई 21वीं सदी, जिसमें हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो देश परमाणु ताकत है वो दुनिया के उन सभी देशों को दबा सकते हैं जो परमाणु ताकत नहीं है। ऐसे में ईरान को भी यह महसूस हुआ कि हमें भी परमाणु ताकत बनना पड़ेगा, तभी हम दुनिया के सामने टिक पाएंगे। इस कारण बिना किसी को पता चले ईरान खुफिया तरीके से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में लग गया था। पर जब यूरोप और अमेरिका को इसके बारे में पता चला 2006 में, तो इन्होंने ईरान को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। यूरोप और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस पर दबाव डाला कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोको। ऐसे में 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान का जो धीमा धीमा आर्थिक विकास हो रहा था उसको बड़ी मार पड़ी। इसके अलावा इन प्रतिबंधों से ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए था, वो मिसाइलें और बाकी हथियार अपने देश में इंपोर्ट करने पर भी रोक लगाई गई और ईरान में तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंक, बीमा और शिपिंग में जो निवेश हो रहा था उसे भी सीमित करवा दिया गया। मतलब यूरोप और अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से दबोच लिया था। पर बावजूद इसके ईरान खुफिया तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम में लगा हुआ था। पर ईरान के लिए परमाणु ताकत बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मध्य पूर्व में सिर्फ एक ही देश है जो परमाणु ताकत है, वो है इजराइल। तो इजराइल और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेंगे कि मध्य पूर्व का कोई मुस्लिम देश परमाणु ताकत बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के अस्तित्व को खतरा होगा, और अगर इजराइल खतरे में आया तो इसका मतलब यह हुआ कि मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। इस कारण ईरान जब जब परमाणु ताकत के लिए काम करना शुरू करता था, तब तब इजराइल और अमेरिका ईरान की परमाणु साइटों पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी मरवा दिया है। इस बारे में आपको विस्तार से जानना है
तो आप मेरा ये वाला वीडियो ईरान इजराइल विवाद देख सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। खैर, तो ईरान को परमाणु ताकत बनना है और वो पूरी मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के मेहनत पर पानी फेर देते हैं। पर ईरान फिर से कोशिश में लग जाता है। इस कारण आखिरकार अमेरिका और यूरोप थक गए और इन्होंने ईरान के साथ समझौता करना ठीक समझा। ऐसे में 2015 में वियना में एक समझौता हुआ जिसमें P5+1 यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर ईरान के साथ समझौता किया, जिसमें ईरान ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम परमाणु ताकत नहीं बनेंगे, बदले में हम पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसे हटा दीजिए। तो अमेरिका और यूरोप ने स्वीकार किया और ईरान पर से सैंक्शन हटा दिया। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA 2015 कहते हैं। और इसी घटना के बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका सब शांत हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ईरान का आर्थिक विकास जो 2015 से पहले 0.5% था, वो इस समझौते के बाद यानी 2015 से 2018 के बीच 4.5% हो गया था। यानी ईरान बहुत सालों बाद फिर से सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2018 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक ऑपरेशन करके ईरान के कई दस्तावेज चुरा लिया, जिसमें पता चला कि ईरान 2 जगह पर परमाणु हथियार बना रहा है। इस कारण 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर बताया था दुनिया को कि ईरान ने 60% यूरेनियम बना लिया है और परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% की जरूरत होती है। यानी ईरान जो चुपचाप परमाणु हथियार बनाने में लगा था वो रंगे हाथ पकड़ा गया। इस कारण 2018 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिया और इस बार तो ईरान पर पहले से भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए और ये सैंक्शंस आज भी ईरान पर लागू है। इस कारण 2018 में ईरान का आर्थिक विकास धीमा होता हुआ नजर आया था। पर ईरान ने अपना काम नहीं रोका। हमास, हिजबुल्लाह और हुथी रिबेल को फंडिंग जारी रखी ईरान ने, क्योंकि ईरान को इजराइल को भी काउंटर करना था। इस कारण ईरान इन संगठनों को पैसे और हथियार देना जारी रखता है। और जब यह बात अमेरिका को पता चली तो इन्होंने ईरान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी अमेरिका ने पूरी कोशिश की ईरान को बर्बाद करने की। अमेरिका ने हर तरफ से ईरान को कमजोर करने की कोशिश की। इसी कारण तो जनवरी 2019 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था कि अमेरिकी सैंक्शंस के कारण ईरान को पिछले 40 सालों में सबसे कठिन समय देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक में सैंक्शंस के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था को 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। पर बावजूद इसके ईरान आज बच गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे हालात में दुनिया के बाकी देश टूट जाते हैं तब ईरान इससे बचने में कैसे सफल रहा। तो जब लगभग पूरी दुनिया ने ईरान से मुंह फेर लिया था तब ईरान ने दुनिया पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होने का फैसला किया। यानी ईरान ने खुद पर ही फोकस करना शुरू किया 2018 के बाद से। फिर ईरान इतने सारे सैंक्शंस झेल गया, उसका एक कारण यह भी है कि ईरान में कोई विरोध करने वाली पार्टी नहीं है। सुप्रीम लीडर जैसा कहते हैं लोग वो मान लेते हैं। सुप्रीम लीडर कहेंगे कि देश की इकोनॉमी मजबूत है तो लोग ये स्वीकार कर लेंगे, और अगर लोग सवाल करेंगे तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। इस कारण देश में असल में क्या हो रहा है इस बारे में सिर्फ सुप्रीम लीडर को ही पता रहता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है ईरान के बचे रहने का। बाकी ऐसे हालात में या तो उस देश में सरकार गिर सकती है या फिर वो देश गृह युद्ध में डूब जाता है, जैसे ईरान के पड़ोसी देश इराक के साथ हुआ था। लेकिन ईरान ने इसे अच्छे से मैनेज कर रखा है। इसी कारण से ईरान को अंदर से तोड़ना काफी मुश्किल है। दूसरा कदम ईरान ने यह उठाया कि दुश्मन के साथ दोस्ती बनाना शुरू किया। यानी ईरान का दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका के दुश्मन रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। तो ईरान ने इसके बाद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से रिश्ते बनाने शुरू किया और अपने देश का ऑयल जो दुनिया खरीदने से मना कर रही थी सैंक्शंस के कारण, वो ऑयल ईरान ने
सस्ते दामों में रूस और चीन को बेचना शुरू किया और आज चीन अपना सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से ही खरीदता है। दूसरी ओर रूस और चीन भी ये चाहते हैं कि उन्हें मध्य पूर्व में कोई ऐसा देश मिले जो अमेरिका का दुश्मन हो, क्योंकि ये जो पूरा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट है, जिसमें इजराइल को छोड़कर बाकी सभी मुस्लिम देश है, और इस जमीन में ऑयल और गैस के साथ साथ बहुत सारी खनिज संपदा भी है। लेकिन यहाँ पर इजराइल का दबदबा है, यहाँ पर इजराइल सबसे पावरफुल है क्योंकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है और अमेरिका और इजराइल काफी अच्छे मित्र है। तो एक तरह से मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का कंट्रोल है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। वो जब चाहे तब किसी भी देश पर सैंक्शंस लगाकर उस देश को बर्बाद कर देता है। जैसे आज ईरान, पहले अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और 2022 में अमेरिका ने जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से रूस पर भी सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने। इस कारण दुनिया के कई देश आज परेशान हो गए हैं अमेरिका से, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किसी भी देश पर सैंक्शंस लगा देता है। लेकिन इन प्रतिबंधों से दुनिया के कई देश बर्बाद हो गए हैं। जैसे रूस पर प्रतिबंध लगने से अफ्रीका के कई देश के बच्चे भूखे मर रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ जो गेहूं आता था वो रूस से आता था। हमारे एशिया के कई देश ऑयल और गैस के लिए रूस पर निर्भर थे, उन्हें भी काफी परेशानी हुई। तो इसी तरह से दुनिया के कई देशों को अलग अलग कारणों से काफी परेशानी होती है अमेरिकी सैंक्शंस के कारण। इस कारण से पिछले कुछ सालों से दुनिया के कुछ ऐसे देश, खासकर रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, अब अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं और अमेरिका के पास जो सुपर पावर का ताज है उसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ऐसे में आज मौजूदा समय में रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। इन तीनों ने तय किया है कि मध्य पूर्व में इजराइल की बराबरी करने वाला कोई देश होना चाहिए ताकि मध्य पूर्व पर से अमेरिका का कंट्रोल खत्म किया जा सके। इस कारण रूस ने न सिर्फ ईरान के साथ व्यापार शुरू किया बल्कि रूस ईरान को परमाणु ताकत बनाने में भी मदद कर रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी ईरान को अपने कई हथियार देता है और चीन ने भी पिछले कुछ सालों से ईरान में काफी निवेश करना शुरू किया है, जिससे ईरान की इकोनॉमी में काफी सुधार हुआ है। जैसे जब 2018 में अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए तब ईरान की ग्रोथ रेट 2% से भी नीचे आ गई थी। लेकिन रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान ने खुद को संभाल लिया और 2019 में ईरान की ग्रोथ रेट लगभग 3.07% रही। 2020 में यह 3.33% हुई, 2021 में यह 4.72% हुई और फिर 2022 में भी ईरान की ग्रोथ रेट 3.78% रही और 2023 में ईरान की ग्रोथ रेट 5.40% हो गई है। यानी सैंक्शंस, स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद भी ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जैसे ही देश की इकोनॉमी ठीक हुई, ईरान ने तुरंत ही हमास, हिजबुल्लाह और हूथी रिबेल को फंडिंग शुरू कर दी ताकि इनके जरिए ईरान इजराइल को कमजोर कर सके। क्योंकि जब से ईरान ने परमाणु ताकत बनने के लिए काम शुरू किया है 2005 के बाद से, तब से लेकर अब तक में इजराइल ने ईरान के दर्जनों परमाणु वैज्ञानिकों को मरवा दिया है और ईरान की बहुत सारी परमाणु साइटों को भी इजराइल ने उड़ा दिया है। इस बारे में हमने डिटेल्स में इस वीडियो में बात की है, इस कारण यहाँ पर मैं वो सब फिर से रिपीट नहीं करूँगा। आपको इस बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। खैर, तो ईरान यह जानता है कि जब तक वो खुद एक परमाणु ताकत ना बन जाए तब तक वो इजराइल से सीधा युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल परमाणु ताकत है। इस कारण 2020 के बाद से ईरान ने इजराइल को काउंटर करने के लिए हमास, हिजबुल्लाह और हूथी रिबेल को हथियार देना शुरू किया था और 2023 में ईरान के कहने से ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, जिसमें हमास लगभग खत्म हो गया है और अभी इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को खत्म करने की कोशिश में लगा है, जिसमें अब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के मेन लीडर नसरल्लाह के साथ साथ कई और लीडरों को भी मार गिराया है और हिजबुल्लाह का जो नया लीडर बना था सफाईदीन, इनको भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। कुछ दिनों पहले जो पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट हुए थे वो सब आपको याद ही होगा। खैर,
तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में हिजबुल्लाह भी तबाह हो जाएगा और उसके बाद इजराइल का अगला टारगेट होगा ईरान। तो ईरान के पास अभी भी कुछ महीनों का समय है खुद को परमाणु ताकत बनाने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब इजराइल ईरान पर हमला शुरू करे या इजराइल को परमाणु बम की धमकी दे तो सामने रूस और चीन भी ईरान को सीधा ही परमाणु हथियार दे दे ताकि इजराइल को रोका जा सके। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार दिए थे वैसा ही रूस और चीन भी कर सकते हैं, क्योंकि रूस और चीन ये कभी नहीं चाहेंगे कि यह युद्ध ईरान हार जाए और अमेरिका और इजराइल को यह मंजूर नहीं है कि ईरान एक परमाणु ताकत बने। मतलब खिचड़ी चूल्हे पर अच्छे से पक रही है और इजराइल और ईरान का यह युद्ध ना हो तो दुनिया के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का युद्ध शुरू हुआ तो इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी कूद पड़ेगी जो बहुत जल्द तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। अब ये सब तो मेरे निजी विचार है कि अगर ऐसा होगा तो आगे क्या क्या हो सकता है, पर आपको क्या लगता है इस बारे में? आपके विचार भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी अक्टूबर 2024 में ही ईरान में एक भूकंप आया था। छोटा सा भूकंप था जिसमें ईरान को कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन इस भूकंप के बाद दुनिया भर के न्यूज में यह खबर फैल गई कि ईरान ने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया है। अब यह खबर लगभग तो झूठी थी। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिसमें परमाणु परीक्षण का पता चला हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ईरान को लेकर दुनिया काफी परेशान है और सामने इजराइल किसी की सुनता नहीं है। तो बस उम्मीद करो कि इन दोनों को कोई रोक ले, वरना मिडिल ईस्ट की ये छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में धमाके करवाएगी। खैर, तो यह सब होगा कि नहीं वो तो आने वाला समय तय करेगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।